काउंसलिंग करते हैं, सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फाइंडिंग? अगर हम ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटी, कोर्स ऑप्शंस, कोर्स के बाद में क्या क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उस चीज़ में मिलती है, रेलिवेंसी क्या है उसका जो वो स्टडी करके आया है फ्रॉम 12th। व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम? तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। इस GMAT इज रिक्वायर्ड फॉर MBA? सो ये बात तो हो गई बेसिक स्टूडेंट्स की, बट अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है इंडिया में या फिर BSc कर रहा है या सपोज कोई भी 3 या 4 साल की डिग्री कर रहा है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बैकलॉग्स भी आते हैं, कोई फेल्स भी हो जाते हैं। सो व्हाट यू थिंक कि अगर किसी बच्चे की डिग्री कंप्लीट होने में टाइम लग गया है या उस बच्चे के काफ़ी सारे बैकलॉग्स हैं, तो वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल होगा? मैम एलिजिबल तो होता है बट उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। लाइक अगर बैकलॉग्स है तो बैकलॉग्स का कुछ क्राइटेरिया है जो हर यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है। लाइक 8 to 10 मिनिमम बैकलॉग्स है जो एक्सेप्टेड है, ठीक है। उस पे भी अगर स्टूडेंट का जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, अगर वो 3 साल का है और वो उससे एक्सटेंड हो रहा है तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे उसका हो सकता है कि वो चांसेस कम हो जाए फॉर द वीज़ा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जब हम सबमिट करते हैं तो जब हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो अगर बैकलॉग है तो बैकलॉग सर्टिफिकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड ऑन द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इसी के अंदर मैं विनीता एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अगर अपन टारगेट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज तो उसके अंदर हार्डली अपन 2 से 4 बैकलॉग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपका कहने का ये मतलब है अगर हमारी डिग्री का टाइम 3 years है तो हमारी डिग्री 3 साल में ही कंप्लीट होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ 5, 10, 7 बैकलॉग्स। और अगर हमारी बीटेक डिग्री है और हम 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा उतने ही ड्यूरेशन में कंप्लीट होनी चाहिए। यस मैम, एंड दैट टू मैम अगर बैकलॉग्स है 8 to 10 मिनिमम बैकलॉग्स एक्सेप्ट होती है, बट वो क्लियर भी होनी चाहिए इन दैट ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ओके, वो फेलियर्स नहीं रहना चाहिए, वो क्लियर बैकलॉग्स होनी चाहिए। एक और पॉइंट मुझे याद आया है विनीता कि अभी मैंने काफ़ी सुना है और सिंस वी आर अक्रॉसिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है स्कॉलरशिप्स। और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे पता है कि आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स देती हैं, सो उनका क्या क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप्स के लिए? सो मैम मिनिमम क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, दैट इज़ 10 to 25% ऑफ स्कॉलरशिप दैट इज़ गिवन टू द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफाइल। यानी कि जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, उनका कितना स्कोर है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो लाइक दैट इज़ द ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। उसके बेसिस पे ही ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जब डॉक्यूमेंट असेस करती है स्टूडेंट्स के, वही चेक करती है कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, और फिर उस बेसिस पे उनको 10 to 25% ऑफ स्कॉलरशिप इनिशियल लेवल पे ही मिल जाता है। ओके, सो इनिशियल लेवल पे मिल जाता है, मतलब उसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। स्कॉलरशिप का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ओके, सो जो ये इनिशियल लेवल पे मिल जाता है स्कॉलरशिप, इसका मतलब ये है कि जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट का, तो इनिशियल लेवल पे ही जब स्टूडेंट को कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो वही प्रोसेस पे स्टार्टिंग में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का पता चल जाता है। और ये जो कैलकुलेशन होता है वही स्टूडेंट के ऑफर लेटर में मेंशन होके आता है दैट दिस % एंड दिस अमाउंट स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिला है। तो ये स्कॉलरशिप उनका जो टोटल पेमेंट उन्हें करना है उसमें से ही डिडक्ट होके उनको एक्चुअल पेमेंट जो करना है वो उनको दिखाई देता है। ओके, मतलब स्कॉलरशिप उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके एक लेस अमाउंट ही हमें दिया जाता है जो हम इनिशियल पेमेंट के लिए करते हैं। इसी के अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। फॉर एन एग्जांपल, किसी स्टूडेंट का अगर टोटल 2 years का प्रोग्राम है, उसकी जो फीस है अगर 32 लाख है और उसको 20% का स्कॉलरशिप मिलता है, तो 6,40,000 जो है ना उसको वो इनिशियल लेवल पे ही वो डिडक्ट होके अपने ऑफर लेटर के अंदर वो पूरा मेंशन होके आता है कि उसको इतना पेमेंट करना है आगे। मतलब आपका कहने का है कि अगर 32 लाख फीस है तो उसमें 6,20,000 लेस हो गया तो कितना बचा? 32 में से 6,20,000 माइनस कर लीजिए आप, तो 23,80,000 60,000 के अप्रोक्सीमेट उसका 2 साल का प्रोग्राम का फीस। तो ये फिर 2 साल का फीस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम सेमेस्टर वाइज पे कर रहे हैं। और इन 4 में से 2 इनिशियल लेवल पे हम एक पे करेंगे और एक का अमाउंट हम शो करेंगे। सिंस वी आर फ्रॉम इंडिया, सो हमारे यहाँ पर जो करेंसी होती है दैट इज़ INR, और हम ऑस्ट्रेलिया अगर हम अप्लाई करें तो डेफिनेटली हम AUD में पेमेंट करेंगे। सो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो मैम जब हम स्टूडेंट के फाइनेंसेस रेडी कराते हैं तो हम उसे एक एस्टिमेटेड फंड्स जो है वो शो करने के लिए बताते हैं। तो उसमें जब हम अपना INR को AUD से कंपेयर करते हैं, तो जब हमारा जैसे INR है वहाँ AUD है, तो AUD का रेट और अभी INR का अगर कंपेयर करें तो इट इज़ अराउंड 55 to 56,
ठीक है। अभी उसमें भी अगर हम फाइनेंसेस शो कर रहे हैं तो हम इसे 1 या 2 रुपए ऊपर ही लेकर चलते हैं। मतलब अगर हम फाइनेंसेस रेडी कर रहे हैं 55 के रेट पे और अभी 55 है, तो हम उसे 56 या 57 के रेट पर पे फाइनेंसेस एस्टिमेट करके देते हैं। ओके, कल को बढ़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है। सो अगर मेरा एस्टिमेशन फॉर एग्जांपल 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न एयरफेयर चारों को मिला के अगर मेरा 35 लाख हो रहा है, तो मुझे बैंक में पूरा 35 लाख रुपीस शो करना है या उसे कमती बढ़ती चल जाएगा? नहीं मैम, आपको पूरा 35 लाख ही शो करना है, बल्कि आपको थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा ही शो करना होता है, क्योंकि अपने को पता नहीं कि तो डॉलर का रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसको अपन थोड़ा लेके तो 35.5 to 36 लाख अपन शो करते हैं, आउट ऑफ विच जो अपन पेमेंट करते हैं वो उसी अमाउंट में से लेस हो जाता है अपना, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में ही रहता है। सो इसका ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट का प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट फाइनेंसेस भी होते हैं। सो अगर फाइनेंसेस में कहीं भी ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है कि बच्चे की फाइल रिजेक्ट हो जाए। मैम इसी के ऊपर एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ एक मेरे स्टूडेंट थे, उनको करीब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 लाख रुपए शो करने थे अकाउंट के अंदर। उन्होंने गलती से खुद के पर्सनल यूज के लिए एक गोल्ड लोन ले लिया 4.5 लाख रुपए का, तो उसकी वजह से एक यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी थोड़ी फाइल में प्रॉब्लम आ गई अपने को। तो इसमें आप थोड़ा बताएंगे लाइक अगर गोल्ड लोन उसने ऐड कर लिया तो उसी की वजह से पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम इस तरह से? जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस में ऑस्ट्रेलिया या तो सेविंग्स अकाउंट, एजुकेशनल लोन और एफडी, इसके अलावा और कोई भी फॉर्म में फंड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गोल्ड लोन इटसेल्फ इज़ अ लोन, और अगर स्टूडेंट के पास वैसे ही एक लोन चल रहा है, उसके बाद उसके पास गोल्ड लोन भी है और भी कोई लाइबिलिटीज़ है अगर फैमिली में है, तो उससे ये पता लगता है कि दैट स्टूडेंट इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड, इस वजह से फाइल रिजेक्ट हो सकती है। सो इट इज़ मैंडेटरी कि जो हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल फंड्स हैं हम उसी को यूटिलाइज करें। तो मतलब अपन गोल्ड लोन कंसिडर बिल्कुल नहीं कर सकते? नो गोल्ड लोन, नो पर्सनल लोन। इसमें हाँ ये चीज़ बट एडिशनल है कि जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पोस्ट ऑफिस में अमाउंट होता है, पीएफ होता है, पीपीएफ होता है, एलआईसी फंड्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास अगर ये वाला पैसा अगर पेरेंट्स चाहते हैं या स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने फाइनेंशियल्स में शो करे, तो उस केस में उसको वो सारा पैसा लिक्विडेट कराना पड़ेगा, अपने सेविंग्स अकाउंट में डालना पड़ेगा विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, विद प्रॉपर रिसिट्स एंड ईच एंड एवरी एविडेंस, एंड देन स्टूडेंट कैन यूटिलाइज। सो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम 4 से 6 महीने का बैलेंस मेंटेन करते हैं, और अगर हमें इंस्टेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम इस तरीके से भी अपने इंस्टेंट फंड्स यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सपोज अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, सो उस प्रॉपर्टी का सेल डीड, ऑथराइजेशन लेटर, और जितना भी सेल डीड में अमाउंट लिखा है, अगर कैश में, जैसे अगर आप कैश में और चेक में 2 पार्ट्स में ले रहे हैं पैसा, और सेम पैसा आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी कि लाइक कई स्टूडेंट्स का एक ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास में इनफ फंड्स नहीं है, लाइक एट द फर्स्ट स्टेज ही वो ये चीज़ बोल देते हैं कि हमारे पास में इनफ फंड्स नहीं है, हमें तो पूरा लोन ही लेना है। तो लाइक पूरा जो अमाउंट है उनका एक एस्टिमेट जो हम लेकर चलते हैं बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, तो वो पूरे प्रोसेस के लिए वो लोन ले सकते हैं? पूरे प्रोसेस के लिए लोन लेना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोन की भी, बैंक्स की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। बैंक के ऑब्लिगेशंस में आता है कि कुछ क्योंकि हमें लिविंग और ट्यूशन दोनों ही फंड्स को अरेंज करना है। और लोन में क्या रहता है कि जब भी आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, तो उसमें कुछ पार्ट पेमेंट होता है जो बोरोवर को ही देना होता है। सपोज़ किसी बैंक में 75% होता है जो बैंक देता है, और 25% या 10%, 15% डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस पैसा बोरोवर को भी देना पड़ता है। तो उसके पास लिक्विड अमाउंट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 30 लाख के लिए अप्लाई किया तो पूरा का पूरा 30 लाख आपको सैंक्शन हो जाए। जितना भी अमाउंट सैंक्शन होता है और उसका जो पेंडिंग बचता है अमाउंट, वो तो आपको लिक्विड में दिखाना ही पड़ता है। तो उसमें ऐसा परसेंटेज क्राइटेरिया है कि इतना % तो लिक्विडेट दिखाना ही पड़ेगा? मिनिमम 15 to 20%। इतना तो आपको लिक्विड में दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए लिक्विड में क्या रहेगा, हम वीज़ा फ़ीस पे करेंगे, हम बच्चे का एयर टिकट परचेज़ करेंगे, उसके अलावा छोटी मोटी बेसिक चीज़ों के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होगी कैश की। अगर हम नेट टू नेट पूरी तरीके से लोन पे डिपेंड रहेंगे तो अगेन वो हम लोग फिर फाइनेंशियली साउंड नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, वो कल को जाके अकोमोडेशन वगैरह बुक करेगा तो उसका तो अपने को ही मैनेज। यस, लिक्विड में पैसा होना चाहिए बच्चे। सो विनीता, प्रशांत, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।
अब हम आगे और भी डिस्कस करेंगे हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड, अगर आपकी काउंसलिंग में और भी कोई चीज़ें आती हैं या अगर कोई ऐसी नई अपडेट्स हैं रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन, ऑस्ट्रेलिया स्टडीज़, सो हम उसको फिर दोबारा अगले एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और ऑस्ट्रेलिया स्टडी से रिलेटेड डिस्कशंस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, like the video, subscribe the channel and don't forget to press bell icon. See you in next video. Thank you.